So normally students first read the chapter and then they solve the questions. But today we will do reverse engineering. First of all, we will go through some questions and then we will go to the articles, because this will let us understand that what is actually asked in exam and in what manner. ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, क्योंकि इससे हमारा माइंड जो है वो सबकॉन्शियसली रेडी हो जाएगा कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो फिल्टर कर पाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें समझनी है, कितनी गहराई तक समझनी है. ओके. So first question, with reference to the free legal aid in India, consider the following statement. Free legal aid in India जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है. फ्री लीगल एड क्या होता है? तो कोई व्यक्ति अगर किसी कारण के वजह से लॉयर जो है हायर नहीं कर पाता है, वकील जो है वो नहीं रख पाता है, तो सरकार की तरफ से उसे वकील दिया जाता है, जिसका पेमेंट जो है वो सरकार के तरफ से किया जाता है. ठीक है, तो ये फ्री लीगल एड कहलाता है इंडिया में. तो फ्री लीगल एड जो है वो पूछा जा रहा है क्या ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिया गया है, मेंशन किया गया है. देन फ्री लीगल एड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 39A. क्या आर्टिकल नंबर 39A के तहत फ्री लीगल एड को मेंशन किया गया है भारतीय संविधान में? देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट ओनली पुअर पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड. क्या सिर्फ गरीब जो जनता है उन्हीं को फ्री लीगल एड जो है वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से? तो हमें अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है. ठीक है, अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ. आप इस लेक्चर को जब पूरी तरीके से बिना स्किप किए हुए कंप्लीटली देख लेंगे तो आप खुद इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे. ओके, एंड आई होप कि आप इन चीज़ों को करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ सीरियसली कोई प्रिपेयर कर रहा है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन. Consider the following statements regarding article number 39B, article number 39C. article number 39B, article number 39C से regarding यहाँ पे statements दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से statements जो है वो सही है. एंड ये जो दोनों आर्टिकल है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है. हमने कब डिस्कस किया है? जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे. ठीक है, आर्टिकल नंबर 31C जब हम देख रहे थे उसके तहत हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट दे आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्या आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो है वो फंडामेंटल राइट के तहत ही फॉलो होते हैं. देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट दे एम टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. क्या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ये जो आर्टिकल्स हैं ये रोकते हैं? देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है लॉज मेड टू इम्प्लीमेंट देम कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19. क्या आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून अगर बनाया जाएगा और उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा, उस चीज़ को, उस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है. ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये हमें बताना है. देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है दैट दे आर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स. क्या आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट है. ओके, सो अगेन वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पर्सन्स. एक औरत, एक ST/SC पर्सन, एक पुअर पर्सन, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड रिच इंडस्ट्रियल वर्कर. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है वो एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए इंडिया में. ओके, तो इसका भी आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा. एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद करेक्ट आंसर ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपको ये चीज़ें जो है वो सही से समझ में आई है, मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है. So hello everyone, welcome back. Welcome to part 61 of our Indian Polity lecture series and part 2 of Directive Principles of State Policy, जिसके तहत आज हम आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 39A तक कवर अप करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. So these are the topics which we are going to cover in this video. आर्टिकल नंबर 36. आर्टिकल नंबर 36 जो है वो डेफिनेशन देता है. डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेफिनेशन ऑफ स्टेट.
सो आई होप दैट यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आपको याद होगा कि इस स्टेट के डेफिनेशन को हमने कहाँ देखा है। सो स्टेट के डेफिनेशन को मेंशन किया गया है अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम फंडामेंटल राइट देख रहे थे तो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर हमें ये चीज बताई गई है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन है वही स्टेट का डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 36 में देखने को मिल जाता है। In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3. ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज क्लियर हो। अब एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 के तहत स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है। तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। यानी कौन कौन? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जो हैं वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में इंक्लूड होते हैं। देन लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। अगर वहां पे दोनों सदन है तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जो है वो इंक्लूड होगा। अगर एक सदन है किसी स्टेट में तो वहां का वही एक जो लेजिस्लेचर है वो इंक्लूड होता है स्टेट के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। देन और भी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटीज जो पब्लिक नेचर की ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं हमारे देश में और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। दिस पार्ट मींस पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है दैट द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 37 क्या कह रहा है कि जो भी प्रोविजंस पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डीपीएसपी के तहत दिए गए हैं वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ठीक है। यानी कोर्ट जो है वो डायरेक्टली सरकार को कमांड नहीं दे सकती है, रिट इशू नहीं कर सकती है दैट आप इस पर्टिकुलर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करो ही करो। ओके, ये चीज आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। प्रीएम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट, वैसे ही डीपीएसपी जो है वो भी इन्फोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट। यानी कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कोर्ट पहुंच के कि डीपीएसपी के तहत ये जो राइट दिया गया है वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे इस पर्टिकुलर राइट का हनन हो रहा है और इसके लिए मुझे जजमेंट प्रोवाइड कीजिए, तो वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं की जाएगी। कोर्ट जो है वहां पे जजमेंट नहीं दे सकती है क्योंकि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल है, जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिशिएबल है। यानी आप कोर्ट से डायरेक्टली उसके इन्फोर्समेंट का डिमांड जो है वो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर फंडामेंटल राइट का हनन है आपका तो कोर्ट्स जो है उसको इन्फोर्स करवा सकती हैं, आपको जजमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सकती हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी एंड प्रियम्बल आपको याद रखना है दैट दे आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है। इसको और हम डिटेल में समझेंगे बट उससे पहले जो एक लाइन और है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक। क्या कहा गया है दैट प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। यहाँ पे कहा गया है कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो चीजें हैं वो यूजलेस हैं, बल्कि ये कहा गया है कि भले ही ये चीजें इन्फोर्स नहीं की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, फिर भी ये जो है ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए किसी भी देश में। इसलिए ये सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगी, जब भी वो कोई कानून बनाएगी, तो उसको उन प्रिंसिपल्स का ध्यान देना है जो डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहां से आर्टिकल नंबर 37 से हमें क्या समझने को मिलता है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट एंड दिस मेक्स डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो है वो कोर्ट जाके डिमांड नहीं कर सकता है कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, ठीक है। एंड कोर्ट जो है वो रिट इशू नहीं कर सकती है, वो ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है कि आप इस पर्टिकुलर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करिए ही करिए, ओके। कोर्ट कैन नॉट कंपेल द स्टेट टू फॉलो डीपीएसपी, ये मौलिक सिद्धांत है,
ये सरकार चाहे तो फॉलो कर सकती है, सरकार चाहे तो फॉलो नहीं कर सकती है। यहाँ पे जुडिशरी जो है वो कंपल्शन नहीं करेगी, वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगी कि नहीं आपको ये चीज़ फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सच बोलना जो है वो हर किसी को पता है कि अच्छी बात है, बट क्या ये कंपल्शन है किसी पे कि आपको सच बोलना ही है? जी नहीं, ये पर्सनल चॉइस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चीज़ें जो है वो चेंज होती है। उसी प्रकार से आपको डीपीएसपी को लेकर चलना है। ठीक है, एंड क्यों डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल कहलाता है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इट शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। सो कोर्ट क्या नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कोर्ट जो है वो रेट इशू नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट एनी डीपीएसपी, वो फोर्स नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप लॉ बनाओ डीपीएसपी के ऊपर, या फिर कोई पर्सन जो है वो कोर्ट जाके नहीं कह सकता है कि मेरा आर्टिकल नंबर सो एंड सो जो डीपीएसपी के तहत फॉल होता है उसका हनन हुआ है, मुझे जस्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करो। ठीक है, बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डीपीएसपी ऑल्दो नॉन जस्टिशिएबल है, बट अगर जुडिशरी को लगता है कि हाँ ये बेसिक रूल है, ये बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, तो जुडिशरी जो है वो बता सकता है कि हाँ ये बेसिक फीचर है लाइफ के अंदर, ये बेसिक नेसेसिटी जो है वो मिलनी चाहिए, एंड उसके बेसिस पे सरकार जो है वो डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर चीज को फंडामेंटल राइट के रूप में लाना है कि नहीं लाना है। सो और क्या कहा गया आर्टिकल नंबर 37 में? आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है दैट डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। मींस डिस्पाइट बीइंग नॉन इन्फोर्सेबल, डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि ये एसेंशियल गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक स्टेट को फॉलो करना चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसी फ्रेम करेगी, जब भी वो कोई लॉ बनाएगी। ये मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के रूप में काम करते हैं स्टेट के लिए। स्टेट को ये गाइड करते हैं कि आपको मॉरली एंड इथिकली किस तरीके से काम करना चाहिए, और अगर आप डीपीएसपी को फॉलो करोगे तो ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करती रहे ग्रेजुअली। ठीक है, द स्टेट शैल अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ, यानी जब भी कोई कानून बनाया जाएगा सरकार के द्वारा तो उनको डीपीएसपी को फॉलो करना चाहिए, ये स्टेट की ड्यूटी हो जाती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी बेस्ड ऑन डीपीएसपी तो इन चीज़ों को फॉलो करना है सरकार को। देन कंसिडर देम वाइल मेकिंग लेजिस्लेशन, कोई भी कानून जो है बनाया जा रहा है तो डीपीएसपी को कंसिडर करना है, माइंड में रखना है कि डीपीएसपी में क्या कहा गया है, ताकि ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है वो हो पाए, किसी का राइट का हनन जो है वो ना हो, एंड बैलेंस्ड वे में हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, एंड यूज देम एज फ्रेमवर्क फॉर वेलफेयर स्टेट। सरकार को ध्यान देना है कि डीपीएसपी जो है वो फ्रेमवर्क के रूप में काम करे वेलफेयर स्टेट फॉर्म करने के लिए। ओके, देन आर्टिकल नंबर 38 सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर। ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 38। सो आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। यानी आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 1 में क्या कहा जा रहा है? दैट द स्टेट शुड ट्राई टू क्रिएट अ सिस्टम इन विच पीपल लिव वेल, get justice with respect to social, economic and political and in every part of national life। या फिर इसको और सिंपल वे में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड बिल्ड अ सोसाइटी वेयर एवरीवन गेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 1 के तहत क्या ड्यूटी दी जा रही है स्टेट को कि वो वेलफेयर ऑफ पीपल जो है उसको प्रमोट करे, वो सोशल ऑर्डर जो है उसको स्टैब्लिश करे समाज के अंदर, देश के अंदर, एंड वो इंश्योर करे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो मिल पाए लोगों को यहाँ भारत के अंदर। ठीक है, एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये प्रियम्बल में भी बताया गया है कि लोगों को कितने प्रकार की जस्टिस मिलेगी, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो दी जाएगी, और उसको इंश्योर किया जाता है बाय डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
Then Article number 38 Clause 2. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocation. आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 में जो सबसे पहले मेन बात आपको याद रखनी है, स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम। कोई मोटे मोटे तौर से अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, तो आपको बताना है कि ये सरकार की ड्यूटी दी गई है कि वो कोशिश करे कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जो है उसको जितना हो सके उतना रिड्यूस किया जाए। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? That the government should reduce the gap between rich and poor and provide equal opportunity and facilities to all people in all regions and all profession. ठीक है, अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो अपॉर्चुनिटी देनी है हर किसी को विद रिस्पेक्ट टू जॉब, विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ। अपॉर्चुनिटी देनी है कि लोग जो है जो लोअर स्टेटर में है वो भी ग्रो कर पाए। ओके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। और हमें स्टेटस प्रोवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू सोशल पोजीशन। यानी सरकार को ये ड्यूटी दी गई है कि आप इस तरीके से लॉज को फ्रेम कीजिए कि सोशली जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनका सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो। एंड ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, जो गैप है बिटवीन बड़ा बाबू एंड छोटा क्लर्क, उनके बीच की ये दूरियां जो है जितना हो सके वो कम हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंक वाइज बोल दिया, बड़ा बाबू एंड छोटा क्लर्क, तो रैंक वाइज हमें लेके नहीं चलना है। विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी में बात कर रहा हूँ कि ये जो गैप है, भेदभाव है, वो जितना कम हो सके उतना कोशिश करना है सरकार को कि लॉज को इम्प्लीमेंट करके वो सारी चीज़ें जो है वो ला पाए हमारे देश में, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट जो है वो सही मायने में क्रिएट कर पाए। ठीक है, आपको याद रखना है कि रिच एंड पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है वो भी रिड्यूस करने की ड्यूटी जो है वो सरकार को दी गई है अंडर आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस आर्टिकल कि ये आर्टिकल जो है वो 1978 में ऐड किया गया है। 1978 में ऐड किया गया है, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया है। इस आर्टिकल में क्लॉज 2 जो है उसको जोड़ा गया है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 39 ऑफ डीपीएसपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका रिलेशन आपको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के साथ देखने को मिल जाता है। सो आर्टिकल नंबर 39 में बात किया गया है अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल जो हैं पॉलिसी के वो स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। तो क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 39? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन मेन एंड वोमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। यानी आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए में कहा जा रहा है दैट सरकार को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो कोई पॉलिसी बना रही है तो उस पॉलिसी के द्वारा ये इंश्योर हो दैट बोथ वोमेन एंड मेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ लिविंग एंड लिव अ प्रॉपर लाइफ। ठीक है, यानी औरतों को जितना हमें अपॉर्चुनिटी देना है उतना ही आदमियों को देना है, और आदमियों को जितना दे रहे हैं उतना ही औरतों को देना है, ताकि वो भी रोजगार जो है वो कर सकें एंड वो भी एक अच्छा लाइफ जो है वो जी सके, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अपनी पूरी कर सकें। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी क्या कह रहा है? दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज द बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। सबसर्व मतलब क्या होता है? टू हेल्प टू प्रमोट। यानी आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है कि सरकार को ये हमेशा ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेस एंड वेल्थ लाइक लैंड, वाटर, मिनरल जो है उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उसका बेनिफिट जो है वो सब लोगों को मिल सके, जस्ट कुछ लोगों को वो बेनिफिट ना मिले। ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 39 बी है ये, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 39 सी क्या कह रहा है? दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज।
आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि सरकार इंश्योर करे दैट द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट अलाउ वेल्थ एंड इंडस्ट्रीज टू कंसंट्रेट इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से फ्रेम करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ना हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा तो ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक हार्मफुल चीज जो है वो हो जाएगी। ये सोसाइटी के इथिकल वैल्यू को हर्ट कर सकता है। जो हम वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना देखते हैं उसको ये हर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों को सरकार ने जब इम्प्लीमेंट किया था डीपीएसपी के तहत तो लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो जा रहा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, एंड ये जो आर्टिकल्स हैं इन्हीं के वजह से लैंड रिफॉर्म जो है वो सरकार ला पाई थी। और लैंड रिफॉर्म जब सरकार ले आई और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की कोशिश किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस जब करने की कोशिश की गई तो लोग जो हैं वो कोर्ट पहुंच रहे थे कि हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 19 जो है उसका हनन हो रहा है। और हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उसको रोकने के लिए सरकार लेके आती है आर्टिकल नंबर 31C। ठीक है, कब लेके आई, क्यों लेके आई, इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी में क्या कहा गया है, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यानी सरकार को कहा गया कि जब भी आप कोई लॉ बनाओगे, जब भी आप कोई पॉलिसी फ्रेम करोगे तो आपको ध्यान देना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए आदमियों और औरतों को। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर पोस्ट अगर आदमी के द्वारा होल्ड किया जा रहा है तो उसको आप हाई सैलरी दे रहे हो, और सेम पोस्ट, सेम वर्क, सेम डेजिग्नेशन अगर किसी लेडी के द्वारा होल्ड किया जा रहा है तो उसको आप लो पेमेंट दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 39। एंड कौन से क्लॉज में, तो क्लॉज डी में। ओके, देन क्लॉज ई क्या कह रहा है, दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by the economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। यानी आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ई में ये कहा जा रहा है कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो सरकार को ध्यान रखना है कि कोई ऐसी पॉलिसी ना बने कि जिससे किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, या फिर वो ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इंश्योर किया जा सके कि किसी इंसान का, किसी बच्चे का, किसी आदमी का, किसी औरत का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से न किया जा सके। दैट मीन्स इट गाइड्स द गवर्नमेंट नॉट टू मेक सच लॉज विच एक्सप्लॉइट्स पीपल एंड वर्कर्स शुड नॉट बी ओवरवर्क्ड। मीन्स जो काम करवाया जा रहा है उसमें जरूरत से ज़्यादा काम जो है वो न करवाया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क इन हार्मफुल जॉब्स। ये सरकार को सुनिश्चित करना है जब भी वो कोई कानून बनाएगी उसके द्वारा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ई क्या बात करता है, तो मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात कहता है। सो आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज एफ क्या कह रहा है, दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। इसका मतलब क्या हो गया, that government should ensure children grow safely, freely and with respect and are not exploited or left without care in the society। and इस तरीके से वेलफेयर स्टेट जो है वो बनाने का सपना जो है वो देखा जाता है with the help of DPSP, that is part 4 of Indian Constitution। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो है वो जब भी इंप्लीमेंट किया जाएगा जो DPSP के तहत है, यानी आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी अगर लॉ बनाया जाएगा और उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की वजह से किसी का आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा। उस बेसिस पे उस लॉ को जो आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है उसे नल एंड वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। ये चीज जो है आर्टिकल नंबर 31C में बताया गया है। ठीक है, एंड 1946 में क्या हुआ कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उस समय ये चीज कही गई कि हम ये सारे DPSPs के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं।
ठीक है, यानी सरकार ने ये कहा कि जब भी हम किसी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 19 का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा, उस चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 31C के तहत। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 31C के तहत सारे डीपीएसपी को एक ब्लैंकेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। बट 1980 में क्या होता है कि मिनेर्वा मिल्क केस जब होता है, उस मिनेर्वा मिल्क केस के जजमेंट में यह कहा गया कि नहीं, आप अगर सारे डीपीएसपी को ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दोगे तो फंडामेंटल राइट की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आप सारे डीपीएसपी को सुपरसीड करवा दोगे ओवर फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू रहा ही नहीं, फंडामेंटल राइट जो है उसकी वैल्यू घट जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक है, वो हर किसी को हर सिचुएशन में मिलना चाहिए। इसीलिए 1980 में ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके द्वारा सारे डीपीएसपी को प्रिवेल करवा दिया गया ओवर फंडामेंटल राइट, उससे पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया गया। एंड आज भी हम देखते हैं कि जब भी कोई लॉ आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है तो उस लॉ को आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड ये आर्टिकल नंबर 31C जो है वो कब लाया गया था, तो ये लाया गया था बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। कब ये हुआ था, 1971 में। ठीक है, 25th। सो विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन आपको क्या याद रखना है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हुआ, जिसके थ्रू आर्टिकल नंबर 31C लाया गया और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया टू ऑल दोज लॉज जो आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए लाए जा रहे थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ 1976 में कि सरकार ने कोशिश की कि सारे डीपीएसपीज को ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दिया जाए अंडर आर्टिकल नंबर 31C, बट मिनर्वा मिल्क केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन को स्ट्रक डाउन कर दिया। एंड आज भी हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 39B एंड आर्टिकल नंबर 39C जो है सिर्फ उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 31C। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 39A। सो आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए की बात हो रही है। अगर स्मॉल ए होता तो स्मॉल ए का मतलब हो गया कि आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आर्टिकल ही है आर्टिकल नंबर 39A, और कैपिटल ए बी सी कोई भी अगर आपको मिलता है इसका मतलब कि वो बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे पहली चीज कि ये कब जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 39A, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, जो कि एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को शो करता है। आर्टिकल नंबर 39A के तहत कहा गया है दैट द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोगों को न्याय पाने का समान अवसर मिले, गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए ताकि पैसों की कमी या पैसों के अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए के तहत। सो यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई पर्सन अगर पैसों के अभाव की वजह से लॉयर हायर नहीं कर पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्याय पाने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर गरीब है या फिर अगर कोई और डिसेबिलिटी है तो भी उसे फ्री लीगल एड जो है वो मिलना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि किनको किनको फ्री लीगल एड जो है वो मिल सकता है और कैसे मिलता है फ्री लीगल एड, उसकी हम चर्चा करेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है फ्री लीगल एड वो भी हम अब देखते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका वो भी हम देखते हैं। सबसे पहली चीज कि फ्री लीगल एड के लिए कौन कौन एलिजिबल है इंडिया में। कोई भी गरीब पर्सन है वो एलिजिबल है कि उसको फ्री लीगल एड जो है वो मिल सके। कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई SC/ST कैटेगरी का पर्सन है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई विक्टिम है ट्रैफिकिंग का, या कोई पर्सन है जो कस्टडी में है, जो जेल में है, इन सब को फ्री लीगल एड जो है मिल सकता है। तो ये फ्री लीगल एड मिलेगा कैसे, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है,
मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको अरेस्ट किया गया एंड आपको पता है कि 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा। जैसे ही इस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट जो है वो पूछेंगे कि आपके पास क्या आपका वकील है, आप अपनी बातें जो है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हो। तो अगर इस पर्सन ने कह दिया कि जी नहीं, मेरे पास वकील नहीं है, मैं वकील जो है हायर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो उस पर्सन को फिर वकील जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा एंड जो भी उस पर्सन का फीस होगा जो उस पर्टिकुलर केस के लिए, वो सरकार के द्वारा उस लॉयर को पे किया जाता है। यानी सरकारी वकील जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को। किनको किनको प्रोवाइड किए जाते हैं सरकारी वकील? कोई गरीब इंसान है, कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई ST SC कैटेगरी के अंदर लोग फॉल होते हैं, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई विक्टिम है ट्रैफिकिंग का, या फिर कोई पर्सन जो जेल में बंद है और वो कहता है कि मैं हायर नहीं कर सकता हूँ लॉयर, तो उनको सरकारी वकील जो है वो फ्री में दिया जाता है एंड उसका पेमेंट जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मैजिस्ट्रेट जो है उनके सामने इस पर्सन ने कह दिया कि जी नहीं, मेरे पास कोई वकील नहीं है, मैं वकील हायर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो कोर्ट है, वो इन्फॉर्म करेगा किसी को। किसको करेगा? तो DLSA। DLSA क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक लॉयर जो है वो असाइन किया जाए। ठीक, एंड एक लॉयर जो है वो असाइन किया जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या आ जाता है? NALSA। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एट नेशनल लेवल। देन क्या आता है? सालसा, SLSA। ठीक है, ये क्या है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, ये स्टेट लेवल पे होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है एंड ये नेशनल लेवल पे है। तो जब भी कोई पर्सन लॉयर जो है हायर नहीं कर पाता है और वो कोर्ट में जज के सामने ये कह देता है कि हाँ मैं लॉयर जो है हायर नहीं कर सकता हूँ, तब उसको लॉयर जो है, सरकारी लॉयर जो है वो असाइन किया जाता है सरकार की तरफ से एंड उनको सरकार की तरफ से ही पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 39A के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जा रहा है? आर्टिकल नंबर 39A के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को न्याय पाने का समान अवसर मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है दैट फ्री लीगल एड इज पार्ट ऑफ फेयर ट्रायल एंड इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है ये बात कि फ्री लीगल एड जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आर्टिकल नंबर 21 के तहत बताया गया है जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस हुआ था उसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया दैट फ्री लीगल एड इज एसेंशियल फॉर फ्री ट्रायल अंडर आर्टिकल नंबर 21। एंड बाद में MH होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस हुआ था उसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया दैट लीगल एड इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्री लीगल एड is equal to DPSP article number 39A plus article number 21 of fundamental rights. This is going to be very important. ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद आर्टिकल नंबर 40। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करके आप अपने डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।